हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत जो फर्स्ट बुक है उसी का आपका सेकेंड जो आपका चैप्टर है वो हमारा प्रारंभ हो रखा है। और सेकेंड चैप्टर के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि आखेटा खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक, यानी कि कैसे आरंभिक मानव आपका एक आखेटक था, एक शिकारी था और भोजन को संग्रह करता था, और वो कैसे भोजन के उत्पादक तक पहुंच गया। इस सारी लंबी प्रक्रियाओं को हम लोग आपका गौर करके एक एक करके हम लोग जो है अपने चैप्टर में देखने की, उनको जानने की हम लोग बात कर रहे थे, उनको कोशिश कर रहे थे कि आखिर में चीजें क्या हैं। तो इतना हम लोग गौर करके देख चुके थे, इन सारी चीजों को हम लोग गौर करके पढ़ चुके थे, इन सबको हमने देख लिया था। चलिए, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, किसी प्रकार की कोई चीज आपको समझ नहीं आई थी जो कल मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को, अपनी क्वेरी को आप मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी कोई क्वेरी है, किसी कोई प्रश्न है। चलिए, तो कल हमने पुरा स्थलों को पढ़ा, आज हम पुरा स्थल से आगे पढ़ेंगे। और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा आग की खोज पर। क्या है आग की खोज? चलिए, अब कोई बच्चा है किसी स्कूल से, जो कोई बच्चा खड़ा होकर चैप्टर को पढ़ना चाहता है, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, अगर कोई बच्चा खड़ा होकर चैप्टर को पढ़ना चाहता है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप खड़े होकर चैप्टर को पढ़ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से पढ़ लीजिए खड़ा होकर, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाओं को ढूंढो। यहां राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अब सबसे पहले स्थान ढूंढ लेते हैं मैप में, कहां है। तो देखिए, ये है वो स्थान जिसे हम ढूंढ रहे हैं, कुरनूल गुफाएं। हमें कुरनूल गुफाएं मिल गई, देख लिया हम लोगों ने इन्हें, ठीक। और कुरनूल गुफाएं ढूंढने के बाद हमें पता लग गया कि ये ऐसी जगह था जहां हमको क्या मिला है, आपके आग के हमको एविडेंस मिले हैं कि यहां पर लोग क्या थे, आग जलाने को सीख चुके थे। और आग का प्रयोग किस लिए हो रहा था? बेसिकली प्रकाश के लिए, मांस को आपका भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, इन सब का प्रयोग हो रहा था। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। आज हम आग का उपयोग इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं उपयोग, देखिए इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि हम जो आग है हम क्यों करते हैं आज आग का उपयोग। तो आप लोग देख पाओगे कि आग को हम लोग आज बहुत मल्टीपल तरह से यूज करते हैं। देखिए, प्राइमरी रूप से तो हम भोजन पकाना, ठंड से बचाव के लिए, खतरनाक जानवरों के लिए उस समय भी प्रयोग करते थे। आज भी बात्य भट्टियों में और ना जाने कितने रूप में हम लोग एनर्जी को प्रयोग कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम आग को प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब इसके बाद है नंबर बदलती जलवायु का। इसका कि बदलती जलवायु की कुछ आपकी क्लाइमेट जो है वो भी आपकी बदली होगी, जिसके कारण ये सारी चीजें हुई हैं और इनका इफेक्ट और इम्पैक्ट हमको दिखाई दिया है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा नाम और तिथियों के विषय में कुछ एक जानकारी है जिसको हम लोग आपका गौर करके पढ़ेंगे। आइए, तो इनको हम गौर करके एक एक करके पढ़ते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं
पुरातात्विक विदों ने उनके बड़े बड़े नाम दे रखे हैं। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल, यानी कि अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए आरंभिक काल, तो उसको जो हमारे पुरातात्विक विद हैं अपनी भाषा में कहते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक, पुरा यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पुरा का मतलब है आपका प्राचीन और पाषाण का मतलब है आपका पत्थर। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों और औजार के महत्व को बताता है। क्या बताता है? प्राप्त औजार और पत्थर का जो महत्व है उस महत्व को बताता है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल लगभग 20 लाख वर्ष पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। समय क्या है? या तो 20 लाख साल पहले है या फिर आपका 12,000 साल पहले के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसको हम मानते हैं क्या? पुरा पाषाण काल। यानी कि जहां पर केवल पत्थरों के स्थिति की जानकारी से हमें चीजें पता चलती हैं, उसको हमने कहा है पुरा पाषाण काल। ठीक, इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। ठीक, इसको भी 3 पाषाण युग, यानी कि पूरा आरंभ। इसको कैसे देखते हैं? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पुरा पाषाण काल। मानव इतिहास में 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित है। यानी कि मानव इतिहास की जितनी भी कहानी है 99% सब इसी समय में हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव देखने को मिलते हैं उसे मेथोलिस काल यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय है 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इनको माइक्रोलोथिक यानी कि लघु पाषाण काल कहा गया है। क्या कहा गया है? लघु पाषाण काल कहा गया है। इन औजारों में हड्डियां या लकड़ी के मुट्ठे, अस्थियां और आसारी औजार मिले हैं। साथ ही पुरा पाषाण काल युग औजार के दौरान ही जाने जाते हैं। ठीक, देख लीजिए। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इस पर नव पाषाण काल युग कहा गया है। नव पाषाण काल का मतलब होता है, क्या मतलब है? नव माने होता है नया। ठीक, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं जिन्हें अगले अध्याय में तुमसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर तुम उन्हें पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हो जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनका नाम क्या रहा होगा। तो हमें इतना कुछ ज्ञात नहीं है। ठीक, तो ये तो था कैसे इन्होंने जो आपका डिवीजन किया है समय का, उसको हम लोग इसमें बेसिकली आपका देख रहे थे कि क्या डिवाइड था, कहाँ किसको पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, कैसे क्या करके उनको डिवाइड किया है। बेसिकली जो है आज हम देखते हैं इसमें बदलती जलवायु कि जब आपके क्लाइमेटिकल जो कुछ चेंज हो रहे थे तो उन चेंज का प्रभाव कैसे आपके आरंभिक मानव पर हमको दिखाई देगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। क्या होने लगा? गर्मी कैसे बढ़ेगी? जब आपका टेम्परेचर आपका चेंज होगा, टेम्परेचर में आपका वृद्धि दिखाई देगी, तो टेम्परेचर में वृद्धि के कारण ही क्या होगा? आपका गर्मी बढ़ेगी। क्लियर है? इसके परिमाण स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे और क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां क्या हुआ? ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान जो है आपका बनने लग गए थे। और घास के मैदान बनने से क्या चीजें होंगी? तो आप देखिए, इसी से हिरण, बाघ, भेड़, आपका बारहसिंगा, गाय और उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। यानी कि घास के मैदान बढ़ने से कुछ ऐसे जानवर जो हैं उनकी संख्या बढ़ने लग गई थी जो क्या होते हैं? घास खाकर जिंदा रहते हैं। ठीक, इसी में देखिए, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे
वे भी पीछे आए और इनके पीछे खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल की। यानी कि जो लोग जानवरों का शिकार करते थे, जो इनका पीछा करते थे, वो उनके पीछे आए और खाने पीने की इनकी आदत और जो इनका प्रजनन था उस समय की जानकारी हासिल की कि कब इनका प्रजनन होता है, किस मौसम में ये कहाँ रहते हैं, किस जगह पर रहते हैं, क्या खाते हैं। ये सारी जानकारी उन्होंने जुटाई और इन्हीं जानकारी का उन्होंने क्या करा, उसको पूरी जानकारी पता करने हो गई उनको। तब लोग इन्हीं जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरतों के अनुसार पालने लगे और तभी क्या करा, उन जानवरों को आपका पकड़ लिया और पकड़कर जैसी उनकी जरूरत थी उन जरूरत के मुताबिक ही उन्होंने उसको अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। कि अगर गाय को उन्होंने क्या लिया, दूध के लिए अपना प्रयोग करा, भेड़ बकरी को भी वो मांस के रूप में, दूध के रूप में प्रयोग कर रहे थे, भेड़ों को भी इस तरह से कुछ अपना यूटिलाइज कर रहे थे कि उनको क्या उनसे बेनिफिट मिल सकते हैं। यानी कि अल्टीमेटली वो देख रहे थे कि किस तरह से हम एक जानवर का प्रयोग कर कर हमको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, इसीलिए उनको वो पाल रहे थे। क्लियर है? अब इसी में देख लिया आप, इसी साथ ही इसी काल में मछली भी भोजन का महत्व का स्रोत बन गई थी। यानी कि यही वो टाइम पीरियड था जब आपका आरंभिक मानव क्या करने लगा था, मछली को पकड़कर अपने फूड चेन का पार्ट बना लिया। यानी कि उसने मछली को खाना प्रारंभ किया। ये उसी समय की बात है, ध्यान दीजिए। आरंभिक रूप में मानव मछली नहीं खाता था बल्कि शिकार करता था। पेड़ों की छाल, कंदमूल, फल, अंडे इत्यादि चीजों का वो सेवन करता था। लेकिन अब आपकी क्लाइमेटिकल आपके चेंज हो रहे हैं और क्लाइमेटिकल चेंज होने से जो आपके घास के मैदान बनेंगे और जिनसे जो जानवर है उनकी संख्या बढ़ेगी और जानवरों की संख्या बढ़ने से ही क्या होगा, लोग उनके पीछे आएंगे और उनके विषय में पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि कब इनका प्रजनन होता है, किस समय ये रहती हैं, किस क्षेत्र में निवास करती हैं, उसी आधार पर ये सारी चीजें होंगी। तो एक बार इसको देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? और अगर कोई बच्चा या बच्ची माइक लेके चैप्टर को पढ़ना चाहता है तो अगला जो स्टेप आएगा, आप लोग वहां नए पैराग्राफ में आप खड़े होकर पढ़ सकते हैं। कोई भी बच्चा या बच्ची किसी भी स्कूल से है, कोई बच्चा ऐसा चैप्टर को पढ़ना चाहेगा, हाथ खड़ा कीजिए। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए। इसी क्रम में है हम लोग पढ़ रहे हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब देखिए, एक दिन में तो जो आरंभिक मानव है उसको शुरू नहीं आगे होगी। आपका खेती करने एक दिन में प्रारंभ नहीं कर दिया, नहीं आपका पशुपालन हल्के हल्के समय लगा होगा और समय के साथ धीरे धीरे उन्होंने अपनी चीजों को सीखा होगा और उसी से उन्होंने अपना पशुपालन और कृषि को प्रारंभ किया। कह रहे हैं कि इस दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाके, यानी कि जो हम मानचित्र में देख रहे थे, बेसिकली गौर करके देखिए, ये जो पूरा रीजन है इस वाले क्षेत्र में, ये पूरा क्षेत्र है, देखिए मैप के माध्यम से देखिएगा। इस पूरे क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि रातों रात उन्होंने सारे पशु पालने सीख लिए, अब कृषि करना सीख लिया, नहीं, समय समय के अनुसार ही उन्होंने ये सारी चीजों को सीखा है और इसमें उन्हें थोड़ा सा समय लगा। क्या चीजें रही हैं देखते हैं, आइए। अब कह रहे हैं विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। और हम लोग आपका पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अनाज सबसे पहले खास करके जौ और गेहूं के जो एविडेंस हैं वो कहां से मिले हैं, तो गारो की जो पहाड़ियां हमने पढ़ी थी वहां से हमने इनके विषय में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। क्लियर है? अब देखिए, तो आरंभिक मानव ने क्या शुरुआत करी फसल के रूप में, गेहूं और जौ। अब ऐसा नहीं कि उसने सबसे पहले बोए होंगे उसको, नहीं, ये प्राकृतिक रूप से हमारी धरती में थे। जब इनको पता लगा कि ऐसी चीजें हैं तो कह रहे हैं कि धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगते थे। कैसे उगे हैं? प्राकृतिक रूप से, यानी कि स्वतः ही उगे हैं। शायद कह रहे ऐसा रहा होगा, शब्द है शायद, कि ऐसा रहा होगा महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। कैसा होगा? भोजन के लिए बटोरना शुरू हो गया होगा, क्योंकि आरंभिक जो मानव है अपना जो भी भोजन कर रहा है वो आखेटक यानी कि शिकार के माध्यम से, संग्रहण यानी कि इकट्ठा कर कर, फल फूल कंदमूल पेड़ों की पत्ती छाल इसी पर निर्भर है।
और उसे खाने के लिए जो गेहूं, जो अनाज जैसे आपके चीजें मिली, तो उसने इन सबको बटोरना यानी कि इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सोचने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, यानी कि उनको एक प्रॉपर रीजन मिलना शुरू हो गया, एक क्षेत्र मिलना शुरू हो गया कि आखिर में ये अनाज उगते कहाँ है। दूसरा, और कब पक्का तैयार होते, यानी कि उन्हें समय अवधि भी निश्चित हो गई कि आखिर में ये जो अनाज है हमें पक कर कब तैयार मिलेगा। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। और क्या कर लिया, ऐसे करते करते कि अनाज कैसे पैदा होगा, उन्होंने खुद ये जो है आपका पैदा करना क्या है आपका सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। और कृषक का मतलब होता है किसान, जो क्या करता है, अनाज को पैदा करता है। तो इसी क्रम में उन्होंने आपका खेती करना प्रारंभ किया। यानी कि स्टार्टिंग में उन्हें जो प्राकृतिक से जो गेहूं, अनाज, धान मिले उसको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसे अपने भोजन का पार्ट बनाया। फिर ये सीखा कि किस क्षेत्र में ये हो रहा है, फिर किस समय में उग रहा है, और ऐसे करके धीरे धीरे उन्होंने अपना कृषि करना शुरू कर दिया। ठीक इसी तरह अब कह रहे हैं कि इसी तरह लोगों ने अपने घर के आसपास चारों ओर जानवरों को आकर्षित यानी कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें अपने पास खींचने के लिए उन्हें पालतू बनाया। कह रहे सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का पूर्वज था। यानी कि सबसे पहले किसको पालतू बनाया गया, तो ध्यान रखना कुत्ते को सबसे पहले आपका ये पहला ऐसा जंगली जानवर है जो जंगली जानवरों में मानव के सबसे पास आने वाला, यानी कि मानव ने जिसको सबसे पहले पालतू बनाया वो कौन था, कुत्ता। अब हमें कैसे पता लगेगा कि जानवर सबसे पहले पालतू हुआ, क्योंकि बहुत सारी हमको ऐसी कब्र मिली हैं बुजुर्ग होम वगैरह में जहां व्यक्ति के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। ठीक, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। क्या करने लगे, अपने घरों को नजदीक आने के लिए उनको क्या है उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों को आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए थे। और कह रहे हैं कि इसी तरह वो क्या हो गए, धीरे धीरे आपका जो पशुपालक हैं वो आपका बन गए थे। यानी कि उन्होंने जानवरों को अपनी तरफ खींचा, उनको खींचने की कोशिश की, उनको घास वगैरह रखकर अपनी तरफ आकर्षित किया, और इसी से क्या हो गया कि जानवर क्या हो गए, उनके पालतू होने लग गए। ठीक, अब आप ये क्रम देख सकते हैं कि उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, सुअर और बहुत सारे ऐसे जानवर थे जिन्होंने उन्हें अपने भोजन के लिए या अपने कार्य को मदद करने के लिए उन्हें क्या किया, उपयोग में लाए। ठीक, ये आपको थोड़ा सा देखना होगा, आपको गौर करना होगा। अब कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही जो आपका पालतू क्यों बनाया गया। अब मुझे बताइए ऐसा क्या कारण है कि कुत्ते को ही सबसे पहले आपका पालतू बनाया गया। अब इसका आंसर ढूंढना अपने आप में थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम लोग इसको ढूंढेंगे जरूर। आगे बढ़े तो हमने पशुपालन, भोजन, बदलती जलवायु इसके विषय में देखा। ठीक, अब इससे आगे बाद में बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक क्रम है जिसको हम पढ़ लेते हैं, और वो क्रम है बसने की प्रक्रिया। चलिए हम पढ़ेंगे बसने की प्रक्रिया को। कोई ऐसा बच्चा है जो खड़ा होकर माइक लेकर आगे पढ़ना शुरू करे, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, चलिए है कोई बच्चा। देखिए ध्यान दीजिए सभी आप लोग, शांति से बैठिए बच्चों। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही बसने की प्रक्रिया का नाम दिया। यानी कि जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया, जानवरों की देखभाल करना शुरू किया, इसे ही आपका बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। कह रहे हैं जो पौधे हैं और जानवरों से क्या होते हैं, इनसे अक्सर आपका भिन्न होते हैं। इसी वजह से यह है कि
बसने की प्रक्रिया की दशा में अपनाए गए पौधे और जानवरों को लोग चयन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए तौर पर लोग इन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिसके बीमार होने की संभावना कम होती है। कैसी होती है? क्यों चयन करते हैं? क्योंकि पौधे और बीमार जो आपके जानवर हैं ये कैसे होते हैं? बीमार कम होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? इनका चयन करते हैं। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनमें बड़े दाने और अनाज पैदा होते हैं। किन्हें चुनेंगे बच्चों? ध्यान दीजिए, ठीक, जिनके दाने या जो अनाज है वो कैसा हो? बड़ा हो, उन्हीं को चुनते हैं। साथ ही उन्हीं मजबूत डंठल वाले अनाज को पके दानों के भार को संभाल कर रखते हैं। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उन्हें गुण सुरक्षित कर सकें। कैसे कर सकते हैं? जो उन्हें गुण सुरक्षित कर सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे, जंगली जानवर तथा पौधों में धीरे धीरे विभिन्न होते चले गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते चले गए। अब आप देखेंगे जो जंगली जानवर होते हैं, चाहे उनके दांत देख लीजिए और चाहे उनके सींग आपका देख लीजिए, आपको अंतर मिलेगा। जंगली जानवर के सींग और दांत बड़े मिलेंगे जबकि जो पालतू होगा उसके कम मिलेंगे, क्योंकि हिंसक और अहिंसक के दो रूप हैं। जो हिंसक होगा उसके दांत और सींग लंबे होंगे और जो हिंसक नहीं होगा उसके दांत और सींग आपके लंबे नहीं होंगे। ये एक बेसिकली डिफरेंट है इनके बीच में। ठीक, कह रहे हैं कि इन दांतों को देखिए, इन्हीं को जंगली सुअर के दांत और पालतू सुअर के दांत है। ये दो दांत दिए गए हैं। ये दांत है आपका पालतू सुअर का और ये है जंगली का। ठीक, तो इसको देख लीजिए जंगली को। अब ये जंगली वाला है, ये जंगली सुअर का दांत है और ये आपका किसका है? पालतू सुअर का है। देख लीजिए, कह रहे हैं पसने की प्रक्रिया दुनिया भर में धीरे धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज जो हम भोजन करते हैं वो पसने की प्रक्रिया की वजह से ही है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहले प्रायः फसल गेहूं और जौ आते हैं। ये ध्यान दीजिए, सबसे पहली फसल गेहूं और जौ ही है। इसी तरह से सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता और उसके बाद भेड़ बकरी आते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं कि कैसे जीवन शैली विकसित हुई। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने के लिए कुछ वक्त यानी कि कुछ समय लगता है। कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसल को काटने तक, पौधों की सिंचाई करने से खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों को उनकी सुरक्षा करने के जैसे बहुत सारे काम किए। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर रखना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोग इन्हें भंडारण की बातें सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों की मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन देखे गए, टोकरियां बुनी गई या फिर जमीन में गड्ढे खोदकर उनको सेव किया गया। क्या तुमको लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते थे, उनका प्रयोग करते थे? अपने जवाब में कारण बताओ। अगला देखिए, इसमें अगला है कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे, उनकी संख्या बढ़ती गई। अगर जानवरों की देखभाल की जाएगी तो उनकी संख्या बढ़ती ही है, साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है
दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। ध्यान दीजिए, पशुपालन क्या है? भोजन के भंडार का एक आपका तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों को के लिए क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस तरह से किया जाता है? आओ आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। कह रहे हैं कि मानचित्र 2 को देखिए। क्या तुम्हें नीले वर्ग आपके दिखाई दे रहे हैं? आप चित्र को देखोगे तो उसमें जो आपका नीला वर्ग है वो आपको दिखाई देगा और आप उसको नीले वर्ग को क्या है अच्छे से देख सकते हो कि कहां पर है। आइए तो इसको एक बार आप मानचित्र में नीले वर्ग को थोड़ा सा आप देख लेना। अब देखिए, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातात्विक विदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालन के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए थे। इन सभी को महत्वपूर्ण पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर और पूरब दक्षिण में भारत में पाए गए थे। वास्तव में ये निर्दिष्ट मतलब इंडिकेशन देते हैं कि स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां या नहीं थी। इन्हीं जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई के पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन किया गया है। इनमें से सबसे रोमांचक जले हुए अनाज के दाने के अफसोस थे। ऐसा लगता है कि ये गलतियां या फिर से जानबूझकर करी गई या वैज्ञानिक इन्हीं अनाज के दानों की पहचान कर सकता है। इसी तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी गहरी फसलें उगाई गई हैं। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी पहचान कर सकता है। कि जो वैज्ञानिक है वो क्या कर सकते हैं कि जो बहुत सारी हड्डी हैं वो उनकी पहचान भी कर सकते हैं कि आखिर में जो हड्डियां हैं ये कहां से ली गई हैं या कहां से मिली हैं। तो सबसे पहले मैप को देख लीजिए और ये देखिए, ये वो स्थान है। ठीक, जैसे बुजगोहम दिखाया गया है, मेहराबगढ़ है, कोल्हावाडी है, चिरगार है, दुआ, और ये देखिए ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन है। यही क्षेत्र है पूरा गारो वाला। ठीक, तो इस जगह पर आरंभिक खेती और पशुपालन के जो एविडेंस है वो हमको मिले हैं। देख लिया? चलिए, तो इतनी चीजों को हमने गौर करके देखा है। ठीक, कैसे नवीनतम जो आपके जीवन शैली है वो आपके बदली है। बाकी एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। फिर हम बीज के रूप, खाद्यान्न के रूप, उपहार के रूप, भंडारण, प्रिजर्वेशन, टोकरी, इन सबको और डिटेल से एक बार फिर देख लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।